के शो में। दोहरी शहरियत FIA की रिपोर्ट, एतराजात कितने ठोस। सिंध अहम उम्मीदवारों की अहलियत चैलेंज, कानूनी पेचीदगियां क्या। इकामे दोहरी शहरियत, क्या अहम शख्सियात का सियासी मुस्तकबिल खतरे में। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। इंतहाई अहम मामले के साथ आपके सामने आज प्रोग्राम लेकर हाजिर हुए हैं। और इस प्रोग्राम से पहले हमने, क्योंकि जिन शख्सियात के इकामे या जिन शख्सियात से मुताल्लिक डुअल नेशनैलिटी मुबैना तौर पर सामने आई हैं, उनसे हमने रब्ता, यानी मुराद अली शाह साहब साबिक वज़ीर सिंध, उनसे रब्ता किया जी कि आप अपना मौक़िफ़ या अपने वकील के जरिए अपना मौक़िफ़ दें, क्योंकि एक पिटिशन दायर हुई सिंध हाई कोर्ट में। और इस पिटिशन में जब इनको भी नोटिस हो चुके हैं, मुराद अली शाह साहब को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी, कि आखिरकार आप बताएं मौक़िफ़ अपना इन पिटिशन के ऊपर, जिसके अंदर ये प्ली ली गई है कि जी इनको ऑनेस्टी और वही क्लॉज जो नवाज शरीफ साहब का है, यानी ये डिसऑनेस्ट है, इन्होंने मिस डिक्लेरेशन करी है या नॉन डिस्क्लोजर किया है, इस वजह से इनको डिस्क्वालीफाई किया जाए। और डिस्क्वालीफाई यानी अहलियत इनकी चैलेंज की गई है और इस पर इनको नोटिस हुए, जिसकी आइंदा समातें होनी है। और ये पिटिशन सिंध हाई कोर्ट में इस वक्त मौजूद है। अब हम कोर्ट के मामलात पर तो दीगर नहीं जा सकते कि न स्पेकुलेट कर सकते हैं कि क्या होगा या क्या नहीं होगा, लेकिन कानूनी एतबार से माहिर कानून क्या राय रखते हैं, क्योंकि मामला अहम है। और इससे पहले कि हम इसकी डिटेल्स में जाएं और पिटिशन की डिटेल्स में भी जाएं, पहले जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर मौजूद PS 80 है, यानी जो हल्का है मुराद अली शाह साहब का, इससे मुतालिक अगर डिटेल्स आप चेक करें तो इसमें मौजूद नैब, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और इसके अलावा FBR के लेटर्स मौजूद हैं, जिनके मुताबिक ये तमाम रिस्पॉन्सेज हैं स्क्रूटनी के हवाले से। जो स्क्रूटनी हुई थी उसके रिस्पॉन्स में इन तीनों इदारों ने एक तरह से क्लियरेंस इनके हवाले से, नैब के हवाले से बिलखुसूस, और FBR के जो टैक्स रिटर्न्स पिछले 3 साल के हैं, जो टैक्सेबल इनकम है, जो टैक्स इन्होंने दिया है, उसकी तफसीलात इस सिलसिले में मौजूद है। अगर आप नॉमिनेशन फॉर्म्स में जाएं तो नॉमिनेशन फॉर्म से भी इन्होंने अपना घर और इसके अलावा एक दो जो इनकी एग्रीकल्चर इनकम है उसका जिक्र किया है। और इसमें भी जो इनकी दीगर डिटेल्स हैं इसमें मौजूद हैं। जिस तरह मैंने कहा जी, 2016-17 की एग्रीकल्चर इनकम, इनके 2014-15 की, 2015-16 की 3 साल की एग्रीकल्चर इनकम, इसकी तफसीलात नॉमिनेशन फॉर्म में मौजूद है। लेकिन पिटिशन जिस चीज पर हुई है वो इस मामले पर हुई है जी कि आपके पास एक इकामा था, आप एक होटल में सुपरवाइजर मुबैना तौर पर हैं और उस इकामे को आपने कंसील किया, आपने छुपाया। वो इकामा भी हम आपको दिखाते हैं जी कि ये पिटिशन दायर हुई है और यही हम मुराद अली शाह साहब से चाहते थे कि अगर वो हमें बता देते कि ये गलत है या सही है ये इकामा। और दूसरी बात डुअल नेशनैलिटी की है। जो FIA की रिपोर्ट आई है डुअल नेशनल्स की, उसमें भी मुराद अली शाह साहब के बारे में एक पेज बाकायदा है जिसमें डुअल नेशनल के तौर पर इनका लिखा हुआ है। इन्होंने उसके जवाब में जो इनका मौक़िफ़ है वो सरेंडर सर्टिफिकेट अपना जो है वो शाया किया है और अपने वेबसाइट, अपने ट्विटर पर भी, अकाउंट पर भी और उनके दीगर हवाले से भी जो हम तक मिला है, वो सरेंडर सर्टिफिकेट जो आप इस पर देख रहे हैं, जिसके मुताबिक ये कहते हैं जी कि मैं सरेंडर कर चुका था कैनेडियन नेशनैलिटी को, और इस सर्टिफिकेट में भी वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद FIA की इस फहरिस्त में मुराद अली शाह साहब का नाम मौजूद है जिसमें डुअल नेशनल के हवाले से इनका तस्करा है। और ये वो सर्टिफिकेट है जो सरेंडर सर्टिफिकेट है जो इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर चल रहा है। तो ओवरऑल भी सूबे सिंध में एक ये नहीं, इनके अलावा और बहुत से रहनुमा, सोहेल अनवर सयाल साहब, नासिर हुसैन शाह, सरदार चांडियो, बहुत से लोग हैं जिनके मामलात पिटिशन चैलेंज हुई हुई हैं आगे अदलिया में। और इस पर क्या होगा, कानूनी नुक्ता नजर बैरिस्टर शाहिदा जमील आज हमारे साथ कराची स्टूडियो से मौजूद हैं, आप इससे जानेंगे। और इस अहम तरीन केस में जो पिटिशनर हैं और सिंध यूनाइटेड पार्टी रहनुमा हैं जनाब रोशन अली बुरेरो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इस वक्त हैदराबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप उस हल्के से इंतखाब भी लड़ते हैं जो मुराद अली शाह साहब का हल्का है, हमें ज्वाइन कर रहे हैं हैदराबाद से, जाम शोरों से ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद है। और मेरे साथ कुछ ही देर में वसीम आफ्ताब साहब मौजूद होंगे, पाक सजीम पार्टी के सीनियर वाइस चेयरमैन है, हमें ज्वाइन करेंगे, सिंध की इसी सियासत पर बात होगी। बुरेरो साहब आपसे पहले आगाज करते प्रोग्राम का, क्या पिटिशन है आपकी, क्या प्ली है आपकी रोशन साहब, और क्या आप क्यों चाहते हैं कि मुराद अली शाह साहब डिस्क्वालीफाई हो जाएं, क्या आपने प्ली ली है? सफियान साहब बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत एक अहम इशू पे आज अब तक टीवी चैनल ने हमसे जो बात कर रहे हैं। ये सैयद मुराद अली शाह साहब सिंध के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि इस मुल्क के अंदर कोई भी आइन कानून के मावरा जो स्टेप्स लेते हैं उनका एहतराम नहीं करते हैं, मुसलसल कानून की
वायोलेशन करते रहते हैं, जिसकी वजह से इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं हो पाई। मुराद अली शाह साहब 2002 में पहले जब इलेक्शन लड़े तो उस जमाने में भी उसने एफिडेविट दिया कि मुझे कोई दूसरे मुल्क की शहरत हासिल नहीं है और मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ। उस वक्त भी उसके पास दोहरी शहरत थी। उसके बाद 2008 में जब इलेक्शन लड़ी PS 73 से, तो उसने भी ये एफिडेविट दिया, ये सारे मेरे पास डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं। तो उस वक्त भी उसने एफिडेविट दिया कि मेरे पास कोई ड्यूअल नेशनलिटी नहीं और इसमें पाकिस्तान का शहरी हूँ। तो उस वक्त 2011 में महमूद अख्तर नकवी साहब जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गया और उसने जाके सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब को केस की किसाई। यहाँ पे आइन की कानून की वायोलेशन हो रही है और पार्लियामेंटेरियन जो है वो 62 और 63 की वायोलेंस कर रहे हैं, जिसमें बेशतर पार्लियामेंटेरियन थे, जिसमें सैयद मुराद अली शाह साहब भी थे। तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने ये जो असेंबलीज थी, नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबलीज, उन सब स्पीकर्स को, इलेक्शन कमीशन को लिखा कि भाई जिनके पास भी ड्यूअल नेशनलिटी है उनसे एफिडेविट लिया जाए। तो 2011 में मुराद अली शाह साहब ने उस वक्त ये फाइनेंस मिनिस्टर थे, उस वक्त उसने एफिडेविट नहीं दिया असेंबली के अंदर और उसने रिजाइन दे दी। वो भी मेरे पास डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं। रिजाइन दे दी, रिजाइन दे के फिर वो आके इलेक्शन में हिस्सा लिया। उस वक्त भी मैं उसके खिलाफ में इलेक्शन कमीशन में भी गया, मैं आरोज के पास भी गया कि भाई ये वायोलेशन कर रहा है रूल्स की। लेकिन बदकिस्मती में जैसे मैंने अर्ज किया कि यहाँ पे कानून का एहतराम लोग नहीं करते, तो उसने बीइंग ए मिनिस्टर, वो फाइनेंस मिनिस्टर थे और बाय इलेक्शन भी लड़े, फिर वो इलेक्ट हो गया। उसके बाद जब 2013 की इलेक्शन आई तो फिर 2013 के इलेक्शन में मैं इसके खिलाफ गया। यहाँ पे DRO के कोर्ट में जो आरओ थे उसमें यहाँ पे कनासरो साहब, सेशन जज जामशरो, उसने इसका नॉमिनेशन पेपर रद्द कर दिया क्योंकि इसको बोला कि भाई आप ड्यूअल नेशनलिस्ट हैं। इसके खिलाफ यहाँ पे ट्रिब्यूनल में गया, ट्रिब्यूनल ने भी इसका फॉर्म रिजेक्ट कर गया। फिर ये सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में भी मैं इसके पीछे पीछे चलता गया। तो सुप्रीम कोर्ट में भी जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने इसको नॉमिनेशन, इसका पेपर रद्द किया और इसको डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो ये 2 बार सुप्रीम कोर्ट से डिस्क्वालीफाई हुआ और 4 बार ये झूठे एफिडेविट देता रहा है कि मैं ड्यूअल नेशनलिस्ट नहीं हूँ। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है, फिर अभी वो आया इलेक्शन में कि भाई मैं जो है विड्रा करके आया हूँ, सरेंडर करके आया हूँ कनाडा की जो नेशनलिटी है और मुझे इलेक्शन में हिस्सा लेना जाए। अभी जब आरओ के पास गया तो उसने वो कैनेडियन की उसने कहा कि ये मुझे सर्टिफिकेट है मेरे पास कि मैं ड्यूअल नेशनलिटी छोड़ के हूँ। भाई ठीक है, आप अगर ड्यूअल नेशनलिटी छोड़ के आए, लेकिन 2002 में आपने जो झूठा एफिडेविट दिया, 2008 में आपने फॉल्स स्टेटमेंट दी और एफिडेविट दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने आपको जो है वंस नहीं 2 बार जो है डिस्क्वालीफाई किया। एक महमूद अख्तर नकवी वाले केस में, एक मेरे केस में, 2 बार सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिस्क्वालीफाई किया। तो मैंने आरओ साहब को रिक्वेस्ट की, मेरे लॉयर ने, मेरे वकील ने, कि जब एक दफा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एक बंदे को डिस्क्वालीफाई करती है तो आरओ साहब को इसका नॉमिनेशन पेपर कंसीडर ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुल्क की जो सुप्रीम अदालत है, मुल्क की जो आला अदालत है, वो एक बंदे को जब जो है वो कहती है कि ये डिस्क्वालीफाइड है। और नवाज शरीफ केस में वाज़ेह तौर पर सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि वंस जो बंदा डिस्क्वालीफाई होता है उसके बाद वो फॉर एवर डिस्क्वालीफाइड है। तो उसके बाद आरओ साहब को ये नॉमिनेशन पेपर नहीं लेना चाहिए था उसका, लेकिन अफसोस से करना पड़ता है कि उसका नॉमिनेशन पेपर आरओ साहब ने एक्सेप्ट कर दिया। हम उसके खिलाफ हाईकोर्ट में गए हैं। रोशन साहब, ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है, यानी 2 बार इन्होंने अपनी कंसील करी ड्यूअल नेशनलिटी और दोनों बार डिस्क्वालीफाई हुए, तो अब ये जो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन वाली बात आप कह रहे हैं, ये बड़ी अहम बात है, क्योंकि ये इस पर शायद मैं एक सेकंड कानूनी तौर पे शायद जमीन साहब है, क्योंकि ये आपने पूरा सुना है, आप लिख भी रही हैं, पॉइंट्स भी बना रही हैं, तो ये लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन हो चुकी है इसका मतलब। तो दोबारा ये जो प्ली है इनकी, ये लीगली कहां स्टैंड करती है, आप मुझे बता सकती हैं? आपका लीगल इस पर क्या एक्सपर्टीज ओपिनियन है? सबसे पहले देखना पड़ेगा कि जुमला क्या है, अदालत ने क्या लिखा है जी। एक तो है कि हम उससे क्या तासुर ले रहे हैं और हमें क्या यानी बताया जा रहा है, दूसरा है कि असल अल्फाज उनके क्या हैं, तो उसको मद्देनजर रखें, क्योंकि हमने नहीं देखा तो हमने कैसा, लेकिन जो बात की गई है उसको अगर हम सामने रखते हैं तो 2 मसले आते हैं। एक होता है कि अगर
वो जो है, अगर उनके हालात ये थे कि उस वक्त वो थे कनेडियन नेशनल, अब उन्होंने सरेंडर कर ली अपनी सर्टिफिकेट, तो उसका मतलब हालात बदल गए हैं। अब वो एक नए सिरे से नए हालात में सामने आए। लेकिन जो चीज़ इनके लिए कबाहत है वो ये है कि साथ साथ उसके उन्होंने गलत बयानी की एफिडेविट के तहत। एफिडेविट को लेके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो समझिए कि अदालती हैसियत रखता है। वहाँ पे कोई भी आपने आके अगर फॉल्स डिक्लेरेशन दी हलफ के तौर पे, वो फिर फ्रॉड बनता है, वो डिसऑनेस्टी बनती, बेमानी अलग मसला है, और डिस्क्वालिफिकेशन फॉर ड्यूअल नेशनैलिटी की सिचुएशन अलग मसला है। हालात बदल गए वो अलग बात है, लेकिन जो आपने झूठ कहा, जो आपने जुर्म किया, जो आपने इसको फ्रॉड में आता है, ये आता है मिस डिक्लेरेशन में, तो नतीजा ये है कि आता है बेमानी में। जब ये चीज आती है तो वो आंसर अलग है, उसके लिए डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ लाइफ, अगर वो सुप्रीम कोर्ट ने उस मौक़िफ़ पे उनको ताहयात डिस्क्वालीफाई किया है तो फिर उनकी डिस्क्वालिफिकेशन पक्की है। ये जो इंटरप्रिटेशन है ताहयात वाली, ये तो अब सामने आई है ना कि डिस्क्वालिफिकेशन इज फॉर लाइफ टाइम। ये जो अगर ये पहले डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं और फिर वो मामला रिस्टोर दोबारा आकर ये आए, अब डिस्क्वालिफिकेशन की इंटरप्रिटेशन क्या है? लाइफ टाइम है अब तो नहीं जी, या वो डिसेबिलिटी जिस वजह से डिस्क्वालीफाई हुआ वो खत्म हो जाए तो ही कैन बी रिस्टोर्ड। हमारे सादिक अमीन के तरफ कि वो डिस्क्वालिफिकेशन फॉर लाइफ है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। तो नतीजा ये है कि अगर ये मौक़िफ़ इस्तेमाल किया गया है इस पिटीशन में कि क्योंकि उन्होंने एफिडेविट में झूठ बोला, उन्होंने चीज़ें छुपाई, या उसमें उन्होंने बिल्कुल गलत बयानी की और उसके बिना पे उनको डिस्क्वालिफिकेशन हुई, तो फिर वो डिस्क्वालिफिकेशन अंडर रीसेंट कोर्ट ऑर्डर जो है सुप्रीम कोर्ट का, वो फिर ताहयात होगा। लेकिन शर्त ये है कि किस बिना पे डिस्क्वालिफिकेशन। अच्छा वसीम आफ्ताब साहब, आप तक आवाज पहुंचे, आप ये सुन रहे हैं सब कुछ, क्योंकि बड़े अहम वुज़रा साबिक सिंध के, अब सीएम सिंध जो है इस वक्त उनका नाम अब आ चुका है, पिटीशन उनके खिलाफ आ चुकी है, नोटिस हो चुके हैं। बड़ी ख्वाहिश थी कि वो खुद क्लैरिफाई करते या उनका वकील करता, यही हमने उनसे कहा, लेकिन कोई उनकी तरफ से जवाब नहीं आया। आपकी नजर में कितना अहम मामलात हैं और क्या इन पर आपको लगता है कि जो असासे और जिस तरह से चीजें जाहिर हुई हैं सारी, क्या एक्शन होना चाहिए, क्या होगा? वसीम आफ्ताब साहब। देखिए सफ़ान, मैं ये समझता हूँ कि इस पर कुछ नहीं होगा। हमारे मुल्क में जो हमारा सियासी निज़ाम है, जमहूरी निज़ाम है और जो भी अदालती निज़ाम है, इसकी तलवार सिर्फ गरीबों पर, कमज़ोरों पर चलेगी। आज आप ये देखें कि वो सारे लोग जिन्होंने इस मुल्क को लूटा खसूटा, उनके ऊपर अदालतों में केसेस चल रहे हैं, सारी ज़िंदगी हर चीज़ उनके ऊपर मुल्क को लूटने की बातें होती रही हैं, उन तमाम अफराद के फॉर्म एक्सेप्ट कर लिए गए हैं। वो पूरे मुल्क में बाइज्जत तरीके से घूम रहे हैं, और वो आम लोग जो जिनका बेचारों का किसी का प्रपोजल सेकेंडर नहीं मिल रहा, उनके फॉर्म रिजेक्ट हो गए हैं। यानी कि वो अदालतों में के चक्कर लगा रहे हैं, वो हल्का बंदियां जो कि पहले से ही एक फैब्रिकेटेड थी, फॉर्जरी की गई थी इस मुल्क के लोगों के साथ। मैं ही समझता हूं कि ये हमारे मुल्क में जो जमहूरियत के नाम पर ढोंग रचाया जा रहा है, जो भोंडा मजाक किया जा रहा है। हमारे सूबे की निगरान गवर्नमेंट जो है वो खुद पीपल्स पार्टी की ए टीम है, बी टीम नहीं है, ए टीम है। ये पहले इनकी पूरी तरह तैयारी हो चुकी है। ये इस हालिया इलेक्शन को किसी भी तरह साफ और शफाफ नहीं बनाएंगे, बल्कि इनको हर हाल में एक टास्किंग दी गई है कि पीपल्स पार्टी को हर हाल में जितवाना है इनको। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कुछ नहीं होने वाला। हम सब लोगों को अगर इस मुल्क को बचाना है। वसीम साहब, एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, तो वही ब्रेक है, इसके बाद आकर इस मौक़िफ़ को आपके दोबारा, क्योंकि आप जमहूरी निज़ाम की बात भी कर रहे हैं और आप इस वक्त यकीनी तौर पर डिसअपॉइंटेड भी नजर आते हैं, लेकिन एक बड़ी अहम बात आपने की है कि आपको मुस्तकबिल जो नजर आ रहा है, इलेक्शन जो सामने इस वक्त माहौल है उसके मुताबिक, वो भी इस वक्त जो है तारीखी नजर आ रहा है। आखिरकार क्यों नजर आ रहा है और केयरटेकर सेटअप से भी नाला है। इस ब्रेक के बाद कुछ और अहम डॉक्यूमेंट्स, कुछ और दस्तावेजात इस पिटीशन से मुतालिक भी दिखाएंगे। मेरे साथ रहिए।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और अहम तरीन नुकात हैं जिनमें कानूनी नुक्ता नज़र से बात भी हो रही है, सियासी नुक्ता नज़र से बात भी होगी यकीनी तौर पर इसकी इंप्लीकेशंस क्या हो सकती हैं, इस तरफ भी आएंगे। और जिस तरह मैं कह रहे हैं जी कि मामला के मुराद अली शाह साहब जो प्ली है, जो पिटिशन है, वो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन का है, तो हमने भी अपनी जर्नलिस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते हुए उनसे रब्ता किया, उनसे बोला जी कि आप नहीं, तो आप मसरूफ है अगर कैंपेन में, तो आपके वकील आए और आके बताएं कि जी ये तमाम चीज़ें गलत हैं, या ये एफिडेविट आपने नहीं जमा कराया कि आप डुअल नेशनल नहीं थे, उसके थे आप, इसके बावजूद आप थे और होते हुए आपने बोला कि आप नहीं है, या जो आपका सर्टिफिकेट है इसके बावजूद एफआईए ने नाम क्यों आपका डुअल नेशनल की लिस्ट में दे दिया है, या इकामा जो सामने आया इस पिटिशन में और ये कहा जा रहा है कि आपने इस इकामे को कंसील किया है, ये बात दुरुस्त है या नहीं है आपके नॉमिनेशन फॉर्म्स के मुताबिक, या आप समझते हैं कि ये इकामा ही फोटोशॉप है, गलत है? ये भी क्योंकि पिटिशन में नोटिस हो चुके हैं तो इंशाल्लाह मामला तो कोर्ट में जाएंगे इस मामले को लेकर। लेकिन एक और अहम चीज आपको दिखाते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आज लाड़काना में ही जब इस वक्त आकिब चांडियो नामी एक शख्स जो कि मिसिंग है, या जो मामला इस वक्त लापता अफराद में शामिल है या जो भी है, निसार खुड़ो साहब वहां गए और उस कैंप में जहां उसके अहले खाना मौजूद थे, वहां जाकर आप फुटेज देख रहे हैं। निसार खुड़ो साहब ने कोशिश की कि उनसे बात सुनी जाए, उनके साथ बैठ के बात की जाए, लेकिन वहां शेम शेम के नारे सुनने पड़े निसार खुड़ो साहब को। वहां पर उनके साथ जो है इस वक्त बड़ी शिकायती रवैया लहजा वहां के लोगों ने अपनाया लाड़काना के, और ये आज खबर कुछ देर कबल अब तक पे भी हमने चलाई, और ये आप देख सकते हैं इस वक्त किस तरह वो लोगों से बात कर रहे हैं। तो ये तमाम चीजें अब फेस करनी पड़ रही हैं ऑन ग्राउंड जाकर इन तमाम रहनुमाओं को। इनके मुतालिक भी एक स्टोरी है, हमने इनसे कुछ सवालनामा भेजा हुआ है, देखें जैसी जवाब आता है तो आगे उस पर आएंगे। लेकिन वसीम अफ्ताब साहब, आज लाड़काना में निसार खुड़ो साहब के साथ भी कोई शेम शेम के नारे लगे, ये इनकी पिटिशनें लगी हुई है, आप उम्मीद नहीं रखते, लेकिन सर अवाम की तरफ से क्या उम्मीद है आपको वसीम अफ्ताब साहब, क्या करेगी अवाम? आवाम क्या कर सकती है? इस मुल्क के इदारे क्राइम में हिस्सेदार बन जाए, ये सब कुछ अवाम आसमानों को तो हुआ नहीं है। इस मुल्क को किसी भलाई मखलूक में आकर तो नहीं मिलता, किसी मुल्क के रहने वालों ने मिलकर मिलता है ना। अगर रिबेट कर रहे थे, अगर आसिफ जरदारी साहब की पूरा खानदान हो, नवाज शरीफ साहब का पूरा खानदान इस मुल्क को लूट से तबाह बर्बाद कर दिया, और इसके बावजूद ये बाइज्जत तरीके से दुआ है, लेकिन के पास के अंदर जा रहे हैं, इनके हलफनामे, इनका इलेक्शन फॉर्म, इनका एफिडेविट सब कुछ अप टू डेट है। और आम आदमी अदालत के अंदर जा करके भाई आप 5 मिनट लेट क्यों आ गए, आपका एफिडेविट 5 मिनट लेट क्यों सबमिट किया, आपने जो है ना बिल क्यों जमा कराया, किस बुनियाद पर रिजेक्ट हो रहा है? तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे उम्मीद नहीं है हमारे मुल्क के अदालती निजाम से। अच्छा, अदालती निजाम पर तो मैं साहब मैं क्योंकि ये कहूंगा जी कि हम तो यहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, जुडिशरी ओवरऑल पूरे अदालती निजाम में बहुत अच्छे काम भी हो रहे हैं, इसलिए ये ओवरऑल कह देना तो मेरे ख्याल से जायज नहीं। लेकिन यकीनी तौर पे आप जो कह रहे हैं कि जिस तरह असासे सामने आए हैं, बिल्कुल सर इस पर भी बड़े हैरानकुन तौर पे करोड़ों रुपए की जायदादें बुक वैल्यू के ऊपर चंद हजार रुपए की दर्ज हुई हुई हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इदारे नैब को कुछ करना चाहिए, एफबीआर को कुछ करना चाहिए, पूछगछ हो कि आखिर आपने लिया तो कहां से लिया, किस तरह आया पैसे। मैं वही कह रहा हूँ आपसे कि आप एक महंगा वकील खरीदें जिसको इस बात की मलका हासिल हो कि वो गलत को सही कर सकता हो, और गलत अल्फाज में कहोगे कि हराम को हलाल कर सकने की इसमें सलाहियत नहीं हो ना, आप ले लीजिए, कुछ नहीं होगा, इस मुल्क के अदालत में कुछ नहीं होगा। इस मुल्क में पकड़ा किसको जाना है? जिसने रोटी चुराई होगी, जिसने डायबिटीज चुरा ली होगी, जिसने भैंस चुरा ली होगी, वो पकड़ा जाएगा, उसको लटका देंगे साहब के नाम से। बड़े आदमी के साथ इस मुल्क में कुछ नहीं होना है। बड़ा आदमी उसी तरह निकलेगा, हजारों गाड़ियों के काफिले में आएगा, अदालत में जाएगा, वो नहा भी आए, अदालत ने उसका फॉर्म एडमिट कर देगी, आम आदमी बोलेगा तुम नहीं आ रहे हो, तुम्हारा फॉर्म रिजेक्ट कर देंगे। ये आपकी आप देखें इस सूबे की निगरान हुकूमत को टास्क दिया गया है जी, ये इस बुनियाद पे आए हैं कि भाई इनको पीपल्स पार्टी को जिताना है, शहर के सूबे के शहरी इलाकों में वोटिंग टर्नआउट कम रखना है इस सूबे की सूबाई हुकूमत का, जो इस सूबे की पॉलिटिकल गवर्नमेंट है। इसी तरह का सारा बाई डिजाइन मैं भी समझती हूँ कि ये फेयर इलेक्शन होने जा रहा है, ये प्री पोल रिगिंग की बिल्कुल इब्तिदा हो गई है। आप समझते हो कि पूरे सूबे के लोगों से कहता हूँ ठीक है, सही है वसीम साहब, ये बड़ी अहम बात है जो आपने केटे के गवर्नमेंट के हवाले से की। रोशन साहब, आपकी पिटीशन पे वापस आते हुए, आप ये जो पिटीशन है इसमें अंदर बड़ी अहम बात शाहिद साहिबा ने अभी पूछी है, अभी हम ब्रेक में बात कर रहे थे कि ये जो एफिडेविट है, या आपने पिटीशन का हिस्सा बनाया अपने, कि जिसमें उन्होंने कहा था कि मैंने ऐसा नहीं किया, और जो कानूनी हैसियत है उसकी, क्योंकि ये जो सर्टिफिकेट है इस पर जो हम दिखा रहे हैं 2013 का, जिसमें ये बेसिकली रिनाउंस करते हैं, ये सर्टिफिकेट कहता है कि ही हैज रिनाउंस्ड हिज कैनेडियन सिटीजनशिप, इसके बाद क्या लीगल हैसियत रह जाती है इस पिटीशन की? रोशन साहब।
देखें सफियान, इसने ठीक है 2013 में कहता है कि मैंने ड्यूअल नेशनलिटी विड्रा की है, लेकिन ये जो एफिडेविट इसने 2002 में दिए, उसके बाद ये एफिडेविट इसने 2008 में दिए, इसके बाद इसने ये एफिडेविट 2013 में दिए। इन एफिडेविट्स का क्या होगा जिसमें मुराद अली शाह साहब लिखते हैं कि आई एम नॉट सिटीजन ऑफ एनी आउट कंट्री एंड आई हैव नो possess एनी नेशनलिटी, और ये एफिडेविट देता है। तो इसका मकसद क्या है? जब एक बंदा एफिडेविट देता है कि मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ, मेरे पास किसी और मुल्क की शहरत नहीं है, एक बंदा जब एक झूठा एफिडेविट देता है तो वो किस तरह सादिक और अमीन रह सकता है, नंबर 1। दूसरी बात ये कि आपने जिस तरह पहले बात की कि यहाँ पे नैब, FIA और दूसरे इदारे जो हैं वो ये छानबीन नहीं करते। मैं आपको इनके नॉमिनेशन पेपर्स दिखाऊंगा जिसमें 2002 में शाह साहब अपने नॉमिनेशन में कहता है कि मेरे पास कैश अकाउंट में 2 लाख रुपए हैं। 2008 में भी फिर शाह साहब अपने नॉमिनेशन पेपर में वही सेम कहते हैं कि मेरे पास मेरे अकाउंट में 2 लाख रुपए हैं। फिर 2013 में जो शाह साहब अपने एफिडेविट में दिखाता है कि मेरे अकाउंट में 6 लाख रुपए हैं। अभी इसने अपने अकाउंट में बताया कि मेरे अकाउंट में 21 करोड़ रुपए हैं। ये बताएं कि जनाब, आप कहते हैं कि मेरे पास मेरी एग्रीकल्चर लैंड जो है वो ओनली 52 एकड़ हैं और मैं सैलरी बेस हूँ, मैं सैलरी कंपोनेंट हूँ, मेरा कोई बिजनेस नहीं है, किसी कहाँ पे भी इसने बिजनेस नहीं दिखाया। इसने कंसीलमेंट की बताया, ये भी नहीं बताया कि मैं दुबई के UAE के एक होटल अजमान में सुपरवाइजर हूँ, ये भी इसने नहीं बताया। ये बताएं कि जनाब ये जो 5 साल में 22 करोड़ रुपए इसके अकाउंट में आए कहाँ से, कोई पता नहीं। तो इस तरह इस मुल्क में जो लूट खसूट है, जिस तरह जो है ये लोग जो अपने जो इक़्तिदार में आके, ये जो हुकूमत में आके माले गनीमत समझते हैं, लूट मार करते हैं, और हमारी FIA, हमारी नैब और हमारे इदारे कोई भी इनसे पूछने के लिए तैयार नहीं है कि भाई कल आप साइकिल पे घूम रहे थे, आज जहाज में घूम रहे हो, ये पैसे आए कहाँ से? तो यहाँ पे कोई पूछने वाला है नहीं। तो इस मुल्क में बदकिस्मती ये है कि अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जो हमारे इदारे हैं वो पॉलिटिसाइज हो गए हैं और कानून का एहतराम नहीं करते। कानून यहाँ पे गरीब के लिए, अमीर के लिए हो रहे। जब इस तरह की पोजीशन होगी तो यकीनन ये बेईमान और करप्ट लोग इस तरह हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते रहेंगे, तो हमारे मुल्क का क्या होगा? ये जो मुल्क के नॉमिनेशन फॉर्म्स हैं, अभी जो नॉमिनेशन फॉर्म है, हम समझते हैं, अभी जो नॉमिनेशन फॉर्म है जिसको आपने चैलेंज भी किया था, उसमें इस इकामे का जो हम दिखा रहे हैं उसका जिक्र अभी भी कंसील्ड है। ये इकामा कंसील्ड है, यकीनन। हमने तो RO साहब को भी एप्लीकेशन दी, उसको प्रोवाइड किया कि ये इसका गामा है, लेकिन वहाँ पे उसने नहीं प्रूव किया, कोई इसने अपनी क्लियरिफिकेशन नहीं दी कि मेरे पास एगामा है या नहीं है। तो ये कंसीलमेंट है, प्रॉपर्टीज में कंसीलमेंट है, एगामा कंसील करते हैं, नॉमिनेशन पेपर में कंसील करते हैं, एफिडेविट जो है झूठे देते रहते हैं। अगर इस तरह के हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव चीफ मिनिस्टर वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, जहां बेनकाब में आज अहम तरीन नुकात आपके सामने रख रहे हैं। कुछ एक पिटिशन का जिक्र हो रहा है और इस पिटिशन से मुंसलिक दीगर दस्तावेजात आपके सामने रख रहे हैं, जिनके मुताबिक डुअल नेशनैलिटी और डुअल नेशनैलिटी का सरेंडर सर्टिफिकेट भी आपको दिखा रहे हैं, जिसमें रिनाउंस की गई है डुअल नेशनैलिटी मुराद अली शाह साहब साबिक CM सिंध की तरफ से। और इसके अलावा एक इकामा जाहिर किया जा रहा है। इस पिटिशन का जो हिस्सा है, कहा गया जी कि आपने अपने नॉमिनेशन पेपर्स में इसको कंसील किया है। और इसके अलावा बड़ी अहम बात जो इस पर पिटिशनर है रोशन बिरोरा साहब कह रहे हैं कि एक एफिडेविट या एक या 2 बार एफिडेविट जिसके अंदर इन्होंने कहा कि मैं डुअल नेशनल नहीं हूं, और उस बुनियाद पर वो 62(1)(f) या 62(63) के तहत डिसऑनेस्ट करार पाते हैं। तो मामला डिस्क्लोजर्स का है, नॉन डिस्क्लोजर्स का है, डिसऑनेस्टी का है, और ये मामला क्या लीगली किस तरह से आगे कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकते हैं। और यही नहीं, कुछ और अहम रहनुमा भी हैं। जिस तरह मैं आपको बता रहा हूं कि 4 या 5 तकरीबन 6 से 7 बल्कि पिटिशंस हैं, जिसमें इकामा और इसके अलावा एसेट्स कंसीलमेंट और दीगर अहम मामलात को चैलेंज करा गया पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमाओं के। शायद साहब
कानूनी तौर पर इलेक्शन, क्योंकि अभी हम एक वकील से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा जी इलेक्शन है और ये काम यानी इन पर फैसले जल्दी होने चाहिए क्योंकि इलेक्शन पहले ये अहलियत और नाअहलियत के फैसले हों। आप क्या समझती हैं कितना जल्दी और किस तरह से, कब तक, क्योंकि इलेक्शन सर पर है हमारे, और कैसे और कितना जल्दी फैसला होना चाहिए जो इफेक्टिव भी हो? देखिए, सारे खेल जो होता है किसी भी जमहूरी मुल्क में, वो ये है कि एक शहरी के पास दो रास्ते हैं। एक तो जो वोट डालता है उससे वो एहतसाब करता है, दूसरा तरीका है कि फिर वो अदालत में जाता है। तो यानी चुस्त अदालत का प्रोसेस समझिए कि मीज़ान पैदा करता है, सुस्त अदालत का प्रोसेस हंगामा बर्पा करता है, उसमें बेतबारी होती है, उसमें बहुत सी चीज़। अब इस इलेक्शन एक्ट 2017 में उन्होंने लिखा है कि वक्त पे एपलेट ट्राइब्यूनल पे जा सकते हैं। रिटर्निंग ऑफिसर ने उन्होंने अपना फैसला दिया, एपलेट ट्राइब्यूनल जो है एक जज होते हैं हाई कोर्ट के, उनके सामने जाते हैं, उनको बर वक्त देना चाहिए फैसला। लेकिन उन्होंने डाल दिया एक चीज़ कि अगर वो बर वक्त नहीं देते तो वो पूरी पिटीशन अबेट हो जाएगी और उसकी जगह में रिटर्निंग ऑफिसर का जो फैसला होगा वो फाइनल हो जाएगा। अच्छा। ये इस किस्म के कानून बनाना एक अजीब सी चीज़ है। इसका मतलब ये है कि बाद में फिर इसकी चैलेंजेस आएंगी, इस पर बहुत सारे समझिए केसेस बनेंगी। लेकिन मैं ये हिदायत दूंगी कि सुप्रीम कोर्ट के जाने के बजाय आप जाएं 199 में और आप हाई कोर्ट जाएं। अच्छा। हाई कोर्ट के पास ट्रायल की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो फर्द हैं, फर्द के दरमियान अगर कोई डिस्प्यूट है तो उसमें ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन नहीं है, मगर वो डिक्लेरेशन देते हैं 184(3) के तहत कि भाई ये कहाँ तक सही कहाँ तक वो, मगर वो एक्चुअली इशू को देख नहीं सकते। मगर हाई कोर्ट के पास ये पास है तो उनको बाकायदा हाई कोर्ट में जाना चाहिए। सही, और गए भी तो हाई कोर्ट में है नहीं? जी हाँ, मगर अंडर आर्टिकल 199 अगर गए तो फिर इनको काफ़ी उसकी रसाई होगी। अगर ये एपलेट ट्राइब्यूनल पे गए हैं तो फिर मामला डिफरेंट है। नहीं, ये तो एपलेट ट्राइब्यूनल में ही गए हैं इस पता। हाँ, तो फिर देखिए अगर एपलेट ट्राइब्यूनल में गए हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम है कि इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर लिखा है कि अगर वक्त पे नहीं देती फैसला सही, तो नतीजा ये है कि रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला सही होता है। अच्छा, तो ये अगर डिले हो गई, सुस्त हो गए तो बात खत्म हो जाएगी। तो बेहतर है कि फिर उसके बाद एक मेन पिटीशन फाइल करें अंडर फंडामेंटल राइट्स। सही। अच्छा, तो ये जो इनके एफबीआर के रिटर्न्स हैं, क्योंकि मैं बड़ी अहम बात अभी इस प्रोग्राम में हुई है और वो अहम बात ये हुई है कि रोशन बुरेरो साहब ने उनके बैंक अकाउंट के बारे में डिस्कस किया कि 5 साल में इतना पैसा अकाउंट्स में कैसा आ गया। तो मैं ये रिटर्न्स पे पहले आते हुए, क्योंकि ये जरूरी है, 6,61,000 रुपए इन्होंने 2015 में, 8,38,000 रुपए 2016 में और 7,16,000 रुपए मुराद अली शाह साहब ने टैक्स जमा कराया। टोटल टैक्स पेड है इनका 2017 में। अब ये 3 साल। अच्छा, अब ये मामला डिस्क्वालिफिकेशन से बढ़कर एसेट बियॉन्ड मींस, नैब का जो एक सेक्शन जो ऑर्डिनेंस होता है, नैब ऑर्डिनेंस के तहत, क्या वो केस ही बन सकता है रोशन बुरेरो साहब? क्योंकि आप कह रहे हैं अकाउंट में पैसे इतने कैसे है, 22 करोड़ रुपए आप कह रहे हैं? जी बिल्कुल, इसने भी जो नॉमिनेशन भरा है उसमें उसने 22 करोड़ रुपया लिखा है कि मेरे अकाउंट में है। ठीक है, यू उसमें उसके अलावा डॉलर्स भी दिखाए कि मेरे अकाउंट में डॉलर्स भी हैं। तो हम कहते हैं कि भाई इतने पैसे तुम्हारे पास, जब तुम 2002 में एग्रीकल्चर टैक्स भी नहीं भरते, कोई टैक्स भी नहीं दे रहे, 2008 में भी कोई टैक्स नहीं दे रहे, कहते हो कि भाई मैं सैलरी कंपोनेंट हूँ, मैं मेरा कोई बिजनेस नहीं है, और तुम अपना शो कर रहे हो कि मेरे पास सिर्फ 52 एकड़ जमीन है। मुझे बताओ कि हमारे 7 तालके में पानी नहीं है और पूरा आबादी के लिए तबाही लगी पड़ी है, तो ये 52 एकड़ वैसे ही गैर आबाद हैं शाह साहब के, उसमें ये यहाँ पे इतने कितने कहाँ से ये 22 करोड़ रुपए है? तो ये कम से कम एफबीआर या हमारे FIA या जो भी हमारे जो लॉ एनफोर्सेस एजेंसीज हैं टैक्सेस के हवाले से, क्योंकि ये खुद जो है शाह साहब ने टैक्स ही नहीं दिया 2002 में, अपने नॉमिनेशन पेपर में लिखा है कि नील हमने कोई भी टैक्स नहीं अदा किया है। जब कोई टैक्स नहीं दे रहे हो, तुम्हारे पास कोई प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहे हो, तो ये पैसे आए कहाँ से? यकीन ये लूट खसूट के पैसे हैं, आवाम के पैसे हैं, इक़्तिदार में आने के बाद ये पैसे तुमने हासिल किए हैं। तो हम चाहते हैं कि ये भी हिसाब किताब होना चाहिए। इस तरह की लूट खसूट होते रहेगी और माले गनीमत समझ के लूटा जाएगा जो आवाम के पैसे को, तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास पीने का पानी नहीं है, बच्चों के लिए सेहत नहीं है, तालीम नहीं है, पूरी सिंध तबाह लगी पड़ी है। और सिंध के जो इन्होंने जो एग्रीकल्चर टैक्स अपना जो नॉमिनेशन पेपर में लिखा है 2.54 मिलियन 2017 में, 2016 में 2.7 मिलियन 27 लाख और तकरीबन 18 लाख रुपए 2015 में,
तो ये जो एग्रीकल्चर टैक्स इन्होंने पे किया है, ये तो अपनी इनकम पे पे किया है इन्होंने टैक्स, ये वही 52 एकड़ जमीन पे पे किया गया है। तो अब इसमें मसला क्या है, यानी ये जो 22 करोड़ रुपए किस तरह है, ये सवाल इस वक्त है आपकी तरफ से। आप इस पर नैब को लिखेंगे कोई खत क्या? देखें अर्ज ये है कि आपको पता है कि यहाँ पे रेवेन्यू में तहसीलदार, मुख्तियारकार या असिस्टेंट कमिश्नर जो भी बैठे हैं वो पॉलिटिकली आते हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग चीफ एग्जीक्यूटिव करते हैं। ये इनके, मैं समझता हूँ कि सरकार के वफादार कम है, इनके वफादार ज्यादा हैं। ये जो भी टैक्सेस इनने दिया होगा ये किसी न किसी तहसीलदार ने, तपेदार ने अपनी जेब से दिया होगा। शाह साहब का 2002 का नॉमिनेशन पेपर देखो, उन्हें कोई इनकम टैक्स नहीं दिया, कोई रेवेन्यू टैक्स नहीं दिया। 2008 में मैनेज करके ये रेवेन्यू के साथ इन्होंने इस तरह का सर्टिफिकेट पेश किया, लेकिन अकाउंट में अगर हमारे FBI और ये नैब वगैरह देखेंगे, मैं समझता हूँ कि कोई अकाउंट में पैसा नहीं होगा। ये सारी चीजें मैनेज करके करते हैं। मैं समझता हूँ कि इस हवाले से जो जिसने ये कंसील किया है, ये सारा पैसा आवाम का है। कोई भाई आप सोचो कि 52 एकड़ जरी जमीन पे 22 करोड़ रुपया कहाँ से है? और इस जमाने में कोई भी यहाँ पे सारा इसने कहीं नहीं दिखाया कि मेरी ये कोई फैक्ट्री है, ये मेरी इंडस्ट्री है, ये हमारे कोई और धंधा। खुद कहता है अभी मैं जो है वो सैलरी कंपोनेंट हूँ, मैं पगार पे गुजारा करता हूँ। भाई सैलरी कंपोनेंट या इस मुल्क में कौन होता है जिसके पास फर्ज करो ज्यादा से ज्यादा भाई 10 लाख तुम्हारी सैलरी हो, तुम्हारे अखराजात भी होंगे। ये 22 करोड़ रुपए आए कहाँ से सफर? तो ये बहुत बड़ी हैरत अंगेज बात है। इन्होंने अपनी जो एसेट्स, इमूवेबल प्रॉपर्टी मेंशन की है इस नॉमिनेशन फॉर्म में, जो उनके घर हैं, यानी एक तो हाउस नंबर 14 है यानी DHA में, DHA कराची में एक मेंशन किया। उसके अलावा जो 52 एकड़ जमीन बता रहे हैं एग्रीकल्चर लैंड, इसका तस्करा है जिसके बारे में लिखा है जी कि गिफ्टेड बाय फादर, तो ये मतलब एक तरह से वालिद की तरफ से तोहफे में इनको मिली है। अब ये तमाम चीजें बड़ी अहम है, लेकिन यकीनी तौर पे मामलात आगे जाएंगे अदालत में, तो मामलात आगे बढ़ेंगे भी और इस पर यकीनन कुछ ना कुछ पेशरफ्त होगी। हमारी यही थी जी कि हम उनका मौक़िफ़ लें प्रोग्राम में और उनसे बात करें जी कि ताकि सब चीजें गलत हैं वो ये कह दें, मामला खत्म हो जाए, लेकिन उनकी तरफ से कोई मौक़िफ़ आया नहीं। और इसी तरह प्रोग्राम वाइंड अप करते हुए शुक्रिया रोशन बरोरा साहब का, शाहिदा जमील साहब का, वसीम आफ्ताब साहब का। आप अपना फीडबैक ले सकते हैं हमारे फेसबुक, ईमेल और ट्विटर पर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहेगा।